हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली दूसरी, प्रश्नावली सेकंड, और वास्तविक संख्या इस प्रश्नावली का नाम है। वास्तविक संख्याएं जो हैं, इनकी अगर परिभाषा की मैं बात करूं तो हम परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों की परिभाषाएं जानते हैं। अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिला के जो समूह बनेगा, इन दोनों को मिला के जो समूह कहलाएंगे वो सारे के सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है सारी की सारी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। और जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वो भी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो परिमेय संख्याओं के अंदर 1/2 ले लो, 1/2 के अलावा 3/2 ले लो, या फिर 4 ले लो, 5 ले लो। माइनस वाली संख्याएं ले लो, -4 हो गया, -3 हो गया, -1/2 हो गया। इस तरह से ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। साथ में अपरिमेय संख्याएं यानी कि √3 हो गया, 2√2 हो गया, √7 हो गया। ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं भी क्या कहलाती हैं? हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब मैं बात करता हूँ परिमेय संख्या की परिभाषा और अपरिमेय संख्या की परिभाषा की। तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा क्या होती है कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सके, जहां P और Q दोनों की दोनों क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती है। साथ में Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 वाली स्थिति के अंदर क्या हो जाता है? इंफिनिटी, अनंत आ जाता है, जो कि एक वास्तविक संख्या नहीं होती है। यानी कि परिमेय संख्या की कंडीशन ये होती है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, जहां P और Q दोनों की दोनों क्या हो? पूर्णांक संख्याएं हो और Q बराबर 0 ना हो। अगर ये कंडीशन किसी की नंबर पर अप्लाई होती है तो हम क्या कहते हैं उसको? वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। बात करें अपरिमेय संख्या की, तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि ये वाली एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं। अब प्रश्नावली, इस प्रश्नावली की बात करें तो हम इस पूरी प्रश्नावली के अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही देखेंगे, या कहें कि इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो पहला टॉपिक है अपना इस प्रश्नावली का, वो है यूक्लिड विभाजन परिमेय। कौन सी परिमेय है? यूक्लिड विभाजन परिमेय, जो कि आधारित है किसके? परिमेय संख्याओं के ऊपर आधारित है। यानी कि अगर कोई भी परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या है तो उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A = BQ + R। यहाँ A जो है उसको मैंने माना A क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर ये पूर्णांक संख्या है तो B क्या है? B एक ऐसी संख्या है जो क्या कर रही है? A को विभाजित कर रही है, और विभाजित करने पे कुछ ना कुछ भागफल और कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। यानी कि ये यूक्लिड विभाजन परिमेय कहती है। अगर इसको और अच्छे से समझे तो A का मतलब हो गया भाज्य बराबर, B का मतलब हो गया भाजक, Q का मतलब होता है भागफल, प्लस R का मतलब होता है शेषफल। तो छोटी क्लासों में हमने ये अच्छे से पढ़ा है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी कि A के अंदर मैं किसी संख्या का भाग दूं, यानी कि B का अगर मैं भाग दूं तो कुछ ना कुछ मेरे को भागफल मिलेगा, और कुछ ना कुछ यहाँ पे मेरे को R यानी शेषफल भी मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेय, या परिमेयिका भी कहते हैं इसको। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय पे आधारित जो 2-3 क्वेश्चन है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो कुछ इस तरह से है, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा दर्शाइए कि 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5 एक क्या है? विषम संख्या है, जहाँ Q क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो इस क्वेश्चन को, जो तुम्हारी बुक में भी है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? यूक्लिड विभाजन परिमेय यानी A = BQ + R, इसका उपयोग करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखना कि जो R का जो मान है वो हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये हो सकता है 0 के बराबर हो, क्योंकि शेषफल हमेशा
कई बार क्या होता है जीरो भी बचता है। साथ में जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं 4 का भाग देता हूं, 4 का भाग अगर मैं दूं 4 के अंदर तो एक बार जाएगा और जो शेषफल होगा वो 0 बचेगा। 4 का भाग अगर मैं दूं 5 में तो जो शेषफल है वो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा और एक बार ही भाग जाएगा। 4 का भाग अगर मैं देता हूं 6 के अंदर तो मैं एक बार भाग जाएगा और जो शेषफल है वो बचेगा 2। 4 का भाग अगर मैं 7 में देता हूं तो एक बार जाता है और शेषफल बचेगा 3। 4 का भाग अगर मैं देता हूं 8 के अंदर तो ये 2 बार जाता है और शेषफल बचता है 0। अगर 4 का भाग अगर मैं 9 में देता हूं तो जो शेषफल है वो हमें क्या मिलेगा, 2 बार जाएगा और शेषफल जो है वो बचेगा 1। ठीक है, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। यानी अगर मैं 4 का भाग दे रहा हूँ तो शेषफल में कोई 0, 1, 2, 3 और वापस क्या हो गया 0, 1 स्टार्ट हो गया। यानी कि शेषफल में मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है, 0, 1, 2 और 3। यानी कि अगर मैं 4 का भाग दे रहा हूँ तो उससे एक कम तक मेरे को शेषफल प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि जो r है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, साथ में b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या मानते हैं, एक संख्या मानते हैं जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। माना ये हमारा क्या है, आंसर है। माना a एक पूर्णांक संख्या है। अगर ये पूर्णांक संख्या है तो मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा सकता हूं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, a इक्वल टू 6 क्यूब a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब क्वेश्चन में ये ध्यान देना, अगर वो क्वेश्चन के अंदर सम या विषम संख्याओं के बारे में पूछे, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर सम और विषम के बारे में पूछे तो जो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है उनको उसी संख्या का भाग देना है। यानी हमको वो बार बार क्या 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 इन तीनों के बारे में पूछ रहा था तो मेरे को भाग किसका देना है, 6 का ही देना है। अगर मैं बात करूं वर्ग की और घन की, क्योंकि दो टाइप के क्वेश्चन और हैं, अगर वर्ग की और घन की बात करें तो हमको ये देखना है कि वो संख्या जो है वो किसके वर्ग में या किसके घन के अंदर आती है। अभी अगर सम विषम की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 6 का भाग देना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ 6 क्यूब प्लस आर। आर का मान संभावित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं भाग केवल बता रहा हूँ कि 6 का दे रहे हैं। अब 6 का जो भाग अगर मैं दे रहा हूँ तो आर के जो संभावित मान होंगे वो हो सकता है 0, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो। 6 कभी भी नहीं होगा या फिर इससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। अगर इन सारी कंडीशनों को मैं एक साथ लिखूं, यानी कि मैंने लिखा a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 0, पहली वाली कंडीशन आ गई। सेकंड लिखूं a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 हो गया। थर्ड कंडीशन a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 हो गया। a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 हो गया। a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5 हो गया। ठीक है, बीच में शायद एक संख्या भूल गए, यहाँ पे आएगा 2, 3, 4, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। तो सारी की सारी आर वाली कंडीशन में अलग से लिख दी है। अब हमको ये देखना है कि इसमें से सम कौन सी है और विषम कौन सी है। तो हमको ये पता है कि अगर कोई भी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, यदि कोई भी संख्या जो है 2 से विभाजित होगी तो वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि ऊपर वाली जो 3 कंडीशन लिखी हुई है, ये ऊपर वाली, इन सभी के अंदर 2 का भाग जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर 6 क्यूब, 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसके अंदर भी 2 का भाग देता हूँ तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। इसी तरह से अगर मैं अगले वाले के अंदर देखूं, यानी कि 6 क्यूब प्लस 2 के अंदर 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो मेरे को पता है कि यहाँ प्लस का चिन्ह अगर बीच में है तो दोनों के अंदर अलग अलग भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 से 6 जो कटेगा वो 3 क्यों बार कटेगा, प्लस 2 जो है वो 1 बार कटेगा, यानी 2 का पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब जिसके अंदर 2 का भाग जा रहा है वो सारी की सारी कौन सी संख्याएं होंगी, सम संख्याएं होंगी।
और जो जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा वो सारे के सारे क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई। तो हमको 2 लाइनें यहाँ पे ये लिखनी है कि यहाँ 6q 6q प्लस 2 व 6q प्लस 4 2 से विभाजित है, तो ये कौन सी संख्याएं हो गई, सम संख्याएं हो गई। तथा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 जो है वो किससे विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, तो ये कौन सी संख्या हो गई, विषम संख्याएं होंगी। तो ये 2 लाइन अगर हम लिख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड की दृष्टि से देखो या फिर एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है वो लगभग ये हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आए, इसके अलावा वर्ग वाला और घन वाले इनकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड है या फिर दूसरा जो तरीका है वो देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, जो कि अगले क्वेश्चन में। चलो अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगले टॉपिक के अंदर हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि जो हमारी परिमेय संख्या हम देख रहे थे या परिमेय संख्याओं के बारे में जान रहे थे, उनके अंदर अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें कि कोई भी संख्या अगर हमको दे रखी है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 120, तो 120 का हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कि 120 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हमको अभाज्य गुणनखंड, आप देखो इस अभाज्य का मतलब क्या होती है, ऐसी संख्या है जो क्या हो, किसी दूसरे से विभाजित ना हो। वो अगर 120 को हम उस रूप में लिख देते हैं तो वो सारे के सारे क्या हो, और कौन से रूप में, गुणनखंड यानी कि गुणा के रूप में लिख दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें 120, तो 120 के जो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका है वो कुछ इस तरह से करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं जिसको हम 120 से विभाजित कर सकते हैं। अब एक कभी भी मत सोचना कि सबसे छोटी है जिसका हम भाग दे सकते हैं, एक का कभी नहीं भाग देना, हमको शुरुआत करनी है कहाँ से, 2 से शुरुआत करनी है। 2 का भाग 120 में जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्यों, क्योंकि इकाइकांक हमारा क्या है, 0 है। यानी कि अगर मैं इसके अंदर 2 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। वापिस क्योंकि इकाइकांक 0 है तो किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 60 के अंदर देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। 30 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है क्योंकि वही के इकाइकांक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 15 बार। अब बात करते हैं कि आगे भी 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इकाइकांक अब की बार क्या है, 5 है, जो कि क्या है, विषम संख्या है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, 5 और 1 दोनों को जोड़े तो कितना होता है, 6। तो 3 का भाजकता का नियम ये होता है कि उनके अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी क्या होती है, 3 से विभाजित हो जाती है। यानी कि 5 रे 6 के अंदर 3 का भाग जाता है, यानी 15 में भी 3 का भाग जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 बार जाने के बाद हम देखते हैं अब 5 के अंदर किसका भाग जाएगा, तो 5 के अंदर केवल और केवल किसका भाग, स्वयं का भाग, यानी 5 का भाग ही जाता है। तो इस तरह से 1 हमको मिल गया। जब यहाँ 1 मिल जाए बाकी के इधर वाले जो सारे के सारे हैं वो क्या है, 120 के अभाज्य गुणनखंड है। यानी 120 जो है मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। या फिर इसको लिखने का तरीका ये है कि 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, यानी 2 की पावर में लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। देखो एक घात लगानी जरूरी नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी घातों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो डायरेक्टली उसने बोला नहीं कि अभाज्य गुणनखंडों की क्या ज्ञात करनी थी, घातों का योग ज्ञात करना था। तो घातों का योग क्या हो गया, 3 4 और 5 घातें हो गई, यानी जो घातों का योग है वो कितनी हो गई, 5। अगर वो अधिकतम घात पूछता है तो अधिकतम घात 3 है, न्यूनतम घात कितनी है, 1 है। ये किसके है, अभाज्य गुणनखंड के। अगर हमको अभाज्य गुणनखंड करना आ गया, यानी कि हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड अगर कर लेते हैं तो इसके ऊपर बेस अगला जो क्वेश्चन है जो कि लगातार 2 सालों तक आ चुका है। यानी पिछली बार जो है वो सवाल आया था 1 नंबर के अंदर एचसीएफ ज्ञात करने का, और उससे पिछली यानी 2018 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों की दोनों कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड की विधि से ज्ञात करना था। पिछली बार जो 1 नंबर का आया था और उससे पिछली बार था जो 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। दोनों के अंदर क्या करना था, हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना था, और 1 साल में एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने थे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि अगर देखो यहाँ से बड़े आसानी से समझ में आ गई कि क्या करना है। अगर मान लो किसी संख्या के अंदर 2, 3 और 5 का भाग नहीं जाता, 2, 3 और 5 क्या हमारी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है, अगर इनका भाग नहीं जाता तो उसके बाद हमको क्या 7, 13, 11, 17, 19 इस तरह की अभाज्य संख्याओं का क्या देना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। यानी जिनका मैं यहाँ भाग दे रहा हूँ वो सारी की सारी कौन सी संख्याएं होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके अंदर स्वयं और 1 के अलावा किसी का और का भाग जाएगा, जो
उदाहरण है वो ये वाले अभाज्य संख्याएं ये सारे के सारे। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि जो हमने अभी सीखी थी उससे एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अपने पहले जो सवाल लिखा था 420 व 130 का एचसीएफ ज्ञात किया था। अब की बार दोनों ज्ञात करेंगे और कौन सी विधि से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। अब पहली बात क्या करना है, हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 420 का अभाज्य गुणनखंड और किसका करेंगे 130 का। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 2 का भाग सबसे पहले जाएगा, 2 का भाग जाएगा कितना आएगा 210 आ गया। फिर 2 का भाग जा रहा है 1 बार 0 5 बार 105 आ गया। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा 3 का, क्योंकि 5 और 1 कितने होते हैं 6, 6 के अंदर अगर 3 का भाग जा रहा है तो सभी के अंदर 3 का भाग जाएगा। 3 तिया कितने होंगे 9, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 35 बार चला गया। आगे अगर देखें आगे किससे भाग हो रहा है, तो देखो 5 और 3 होते हैं 8, 8 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, यानी 35 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर किसका जाएगा 5 का, क्योंकि 5 का जो भाजकता का नियम वो ये कहता है कि जब जब इकाइकांक 0 और 5 होगा तो वो किससे विभाजित होगी 5 से विभाजित होगी। 5 का भाग अगर हम देख तो 5 से 35 7 बार चला जाएगा, और 7 क्योंकि खुद एक क्या है भाज्य संख्या है तो 7 का भाग 7 में ही जाएगा, कितनी बार 1 बार। तो यही वाले जो सारे संख्याएं वो सारे के सारे क्या है 420 के अभाज्य गुणनखंड है। अब इसी तरह से देखते हैं 130 का। 130 के अंदर क्योंकि इकाइकांक 0 है तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे 2 का। 2 का अगर मैं भाग देता हूं तो ये आएगा 65। 65 के बाद में आप देखें 65 के अंदर देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, तो अब जाएगा सीधा 5 का भाग। 5 एकम 5, 5 तिये 15, 13 बार चला गया। 13 क्या है खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 के अंदर 13 का ही भाग जाएगा, कितनी बार 1 बार। इस तरह से 130 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 5 13 आ गए। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 420 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। इसी तरह से 130 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब मैं बात करता हूं केवल किसकी एचसीएफ की। किसकी एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है इन दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर होंगे, यानी कि इन दोनों के अंदर जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन होंगे वो क्या सारे के सारे क्या होंगे एचसीएफ के अंदर आ जाएंगे, और उनका जो गुणनफल होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे कि यहाँ देखिए 2 की जो न्यूनतम घात है वो 1 है और ऊपर कितनी है 2, यानी दोनों के अंदर कॉमन जो चीज है वही हमारी एचसीएफ में आएगी। कॉमन क्या है केवल 2 है, यानी 2 की पावर 1 है, यानी कि 2 केस में आ गया एचसीएफ में आ गया गुणा। 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है इसलिए कॉमन नहीं है। 5 ऊपर भी है नीचे भी, दोनों में कॉमन कितना है 1 5 है इसलिए केवल 5 आ गया। बाकी यहाँ 7 कॉमन नहीं है ना ही 13 कॉमन है। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा 5 दूनी 10 एचसीएफ हो गया, जो हमने पहले भी ज्ञात किया था। अब मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं जो भी यहाँ संख्याएं दिख रही हैं, जितनी भी संख्याएं जितने भी अभाज्य गुणनखंड है इनकी जो भी अधिकतम घातें होंगे उन सारे के ऐसे कैसे लिख देंगे। जैसे 2 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 की घात कितनी है 2, अधिकतम घात लिखनी है, यानी 2 की घात कितनी होगी 2 गुणा 3 की घात यहाँ 1 अधिकतम है, नीचे कहीं 3 नहीं है तो 3 कितनी बार आएगा 1 बार आ जाएगा। 5 की अधिकतम घात कितनी है ऊपर भी 1 नीचे भी 1, यानी अधिकतम 5 की पावर केवल कितनी आएगी 1 आएगी। बात करते हैं यहाँ 7 की, ये 1 बार है, गुणा 13 है वो भी कितनी बार है 1 बार है, तो अधिकतम घातें अगर हम लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब इन सभी को क्या करना, अगर आपस में मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। गुणा करने का एक सबसे आसान तरीका इन सवालों के लिए ये होगा कि इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या हमको दिख रही है उसके फैक्टर देख लो एक बार। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ये सारों को अगर मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 420 आ जाएगा। दोबारा अपन को गुणा करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 420 गुणा 13। अभी 420 को जो 13 से गुणा करना है वो तो हमको गुणा करना ही पड़ेगा। तो दूनी कितने होते हैं 26, 52, 53, 54,
5400, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए तुम लिख लेना, जो हमारा आंसर है वो कितना है 5460, यानी 420 को 13 से गुणा करने पे जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी कॉफी है उसके अंदर कुछ इसी बिल्कुल एज इट इज ऐसे कैसे ही हम आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि से ज्ञात किया, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चाहे कोई सा ही सवाल हो, सभी के एचसीएफ जो एलसीएम है हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से मैंने अभी केवल बताया दो संख्याओं का लसा और वैसा ज्ञात करना। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक जो प्रमेय है वो प्रमेय ये कहती है, अगर दो संख्याओं का हम एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करें, किसका, केवल दो संख्याओं का, दो संख्या में मान लेता हूं ए व बी है, दो संख्याएं क्या मान लेता हूं ए व बी है, तो ए व बी संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम में जो संबंध होता है वो संबंध ये होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणा बी बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये इस फॉर्मूले पे बेस आ चुका है जिसके अंदर दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा था, एचसीएफ दे रखा था और एलसीएम पूछा था। तो बोर्ड के अंदर हमारे पास इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं जिसके अंदर हमको इसका उपयोग करना पड़े, या फिर जो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम पूछा था उसके ऊपर ये पूछ ले कि इससे प्रूफ कीजिए कि ऐसा होता है, यानी वहां हमको क्या करना पड़ेगा, लेसर में से ज्ञात करने के बाद में दोनों संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा, साथ में जो लेसर और में से मिला है उनका गुणा करना पड़ेगा, और वो दोनों अगर बराबर आती हैं तो वो इस बात को क्या करेगी, पुष्टि करेगी। चलो अब देखते हैं तीन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से लेसर और में से ज्ञात करना। कभी कभी क्या तीन संख्याओं का भी एक साथ दे देता है। तो सबसे पहले 24, 15 और 36 तीनों को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 24 के अंदर किसका भाग आएगा, 2 का भाग जा रहा है 12 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 12 के अंदर कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 3 बार, अब 3 के अंदर 3 का भाग ही जाएगा तो 1 बार आ गया। 15 के अंदर जो है वो 3 का भाग जाता है 5 बार, 5 का भाग जाएगा 1 बार। 36 की अगर मैं बात करूं तो 2 का भाग जाएगा आएंगे 13, सॉरी 2 का भाग देंगे 36 में तो 2 एकम 2, 8 दूने 16, 2 का भाग 18 में भी जा रहा है 9 दूने 18, फिर इसके अंदर जाएगा 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग वापस 3 में देंगे 1 बार। तो ये सारे सभी संख्याओं का हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। यानी यहाँ जो 24 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, और 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो एचसीएफ है हमारा, एचसीएफ है वो क्या है, दोनों या तीनों लाइनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा या कॉमन गुणनखंड होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो गया। अब देखो अगर तीनों लाइनों में हम देखें तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, यानी 3 की पावर जो 1 है वो सभी के अंदर क्या आएगी, कॉमन आएगी, यानी 3 की पावर जो 1 है वही हमारा क्या है, आंसर 3 एचसीएफ है हमारा। इसी तरह अगर हम देखें अब एलसीएम को, तो एलसीएम के अंदर क्या करते हैं, सबसे कम पावर ना देख के देखते हैं सबसे अधिक पावर की कितनी है। तो सबसे ज्यादा जो है 2 की पावर कितनी है, 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 है सभी जगह, सॉरी नीचे वाले में 3 की पावर 2 है सबसे ज्यादा, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 2 गुणा 5 की पावर देखें 2 और 3 के अलावा 5 है तो 5 की पावर कितनी है, 1 है, 5 की पावर कितनी है, 1 है। अब इन सभी को आपस में गुणा कर देते हैं, 3 की पावर 8 का मतलब हो गया 8, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 3 किया 9 गुणा 5 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया, केवल 5। तो 5 अट्ठे 40 होते हैं, 40 को अगर 9 से गुणा करते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, 40 को अगर 9 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 360। ये हमारा क्या है, एचसीएफ एलसीएम है। ठीक है, अब इसी तरह से ये वाला जो सवाल है वो तुम कर सकते हो बड़े आसानी से इसी तरीके से, इसलिए मेरे को इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चलो हम देख रहे थे क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम।
लेसर और मेसर दोनों ज्ञात करना। ये तो हमारा लेसर हो गया, ये हो गया मेसर। अब देखो मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि अगर ए और बी दो संख्याएं हैं तो जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों में से जो सबसे छोटी संख्या होगी या तो वो होगी या फिर उससे भी क्या होगी, छोटी होगी। कौन? एचसीएफ। जबकि एलसीएम क्या होता है, जो दी गई संख्याएं होती है उनसे बड़ी होती है। जो दी गई संख्या उनसे क्या होती है, बड़ी होती है, या फिर जो बड़ी संख्या होती है वो खुद होती है। यानी कि मैं कह सकता हूँ एचसीएफ तो क्या होता है, दी गई संख्याओं से छोटा होता है, जबकि एलसीएम दी गई संख्याओं से क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा मान होता है। अब ये बता रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि देखो एचसीएफ का मतलब तो ये हो गया कि ए और बी दोनों की दोनों इस एचसीएफ से विभाजित होगी, जबकि एलसीएम का मतलब क्या है कि एलसीएम के अंदर ए और बी दोनों का भाग पूरा पूरा जाएगा। ए और बी का भाग किसमें देते हैं, एलसीएम में पूरा पूरा जाएगा। जबकि यहाँ क्या करते हैं, ए और बी के अंदर भाग देते हैं किसका, एचसीएफ का। अब इसकी परिभाषा में ज्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी क्या करना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। और जब तुमने पहले पढ़ा होगा तो हम इनकी परिभाषा बड़े आराम से और आसानी से पढ़ी होगी। तुम्हारी बुक जो है, बुक के अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज में है, तो उसके अंदर लेसे ज्ञात करना है, मैसे ज्ञात करना है। उसका पता कैसे करें, तो देखो उसका पता करने का तरीका सबसे आसान तो ये है कि हम ये देखें या ये सोचें कि जो हमसे पूछा गया है वो संख्या हमको छोटी प्राप्त होगी या बड़ी प्राप्त होगी। छोटी प्राप्त हो रही है तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे, बड़ी प्राप्त हो रही है तो हमको एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये जब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो हमारा आंसर आएगा वो छोटी संख्या में आएगा, दी गई संख्याओं से छोटी संख्या में आएगा या बड़ी संख्या में आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं बुक के अंदर 2 क्वेश्चन देखो, अब इसके अंदर प्रश्नावली जो तुम्हारी 2.2 है उसके अंदर चौथा और पांचवा क्वेश्चन वो हिंदी लैंग्वेज के हैं। जो चौथा क्वेश्चन है उसके अंदर कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान के एक चक्कर पूरा करने में रमन 18 मिनट लगाता है। रमन जो है वो 18 मिनट लगाता है। और रमन के अलावा कौन है, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। अनुप्रिया को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेगी। अब देखो अगर वो केवल और केवल एक चक्कर करेंगे, यानी कि एक को तो 18 मिनट लगेंगे, एक को 12 मिनट लगेंगे। जब तक ये 12 मिनट में एक चक्कर कर लेगी तब तक ये 18 मिनट में यानी उससे ज्यादा समय में ये चक्कर पूरा कर पाएगा। यानी कि दोनों को टाइमिंग सेम नहीं है, और दोनों का टाइमिंग अगर सेम नहीं है तो वो एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं। यानी कि जो हमारा उत्तर आएगा वो इन दोनों संख्याओं से क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा समय लगेगा। और ज्यादा समय लगेगा यानी मेरे को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी किसमें आती है, एलसीएम। तो 18 और 12 का अगर हम एलसीएम ज्ञात करें तो एलसीएम ज्ञात करने का तरीका वही 18 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग जाएगा 9 बार, 3 के अंदर 9 के भाग देंगे 3 बार, 3 का भाग 1 बार। और अगर 12 को विभाजित करें तो 12 के अंदर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 6 बार, फिर 2 का जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार। यानी कि अगर मैं इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करूं तो 18 बराबर क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 बराबर आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम जो है वो कितना आएगा, 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ है, नीचे की ओर, यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 सबसे ज्यादा बार कहाँ है, ऊपर की ओर। 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की पावर 2, यानी कि 4 गुणा 9 कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 9 36, यानी कि 36 मिनट बाद में क्या होगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पुनः एक स्थान पे मिल जाएंगे। अब इसी तरह से अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संगोष्ठी में हिंदी अंग्रेजी गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। 60, 84 और 160 है, 108 सॉरी 108 है, 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाएं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हमको क्या करना है, प्रत्येक कमरे के अंदर बराबर विद्यार्थी बैठाने हैं। इनमें से जो प्रत्येक कमरे हैं उनके अंदर हमको क्या करना है, प्रत्येक विद्यार्थी को
बराबर भागों में बांटना है। यानी कि देखो यहाँ हमें ज्ञात करना है कमरों की संख्या, और कमरों की संख्या ज्ञात करना है तो ये तो क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। इन सबको मैं अगर कमरों में बैठाऊंगा यानी कमरों की संख्या क्या होगी, इन विद्यार्थियों की संख्या से कम होगी, और कम होने के लिए हमको कौन सी संख्या, क्या चीज ज्ञात करनी पड़ेगी, एचसीएफ। यानी कि हमको इन सभी का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ जो हम ज्ञात करेंगे वो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ये वाला किया है। 60 के गुणनखंड करते हैं, 60 के अभाज्य गुणनखंड करूँ, 2 का भाग जाएगा 30 बार, 2 का भाग देंगे 15 बार, 3 का भाग देंगे 5 बार, 5 का भाग देंगे 1 बार। 84 के अंदर अगर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो आएगा 42, फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 21, फिर 3 का जा रहा है 7 या 21, 7 बार, 7 का 7 में 1 बार। इसके बाद में 108, 108 के अंदर अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो मेरे पास आता है 54, 54 में अगर मैं 2 का भाग देता हूँ तो मेरे पास आते हैं 27, 27 के अंदर हम देखें 3 का भाग जा रहा है 9 बार, फिर 3 का जा रहा है 3 बार, फिर 3 का जा रहा है 1 बार। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, सभी के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब देखो मैं ये लाइन अभी नहीं लिख रहा, 60 बराबर ये होंगे, 84 बराबर ये होंगे, 108 बराबर ये होंगे, लेकिन तुम्हें लिखना है। तो मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट के हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो दोनों के अंदर कॉमन हम देख रहे थे, कॉमन दो बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, तो 2 बार ये आ गया गुणा, 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो कम से कम कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 1 बार आ गया। 5 कॉमन नहीं है, बाकियों में 7 भी कॉमन नहीं है, तो हमारा जो आंसर एचसीएफ जो होगा वो होगा 2 की पावर 2 का मतलब 4 गुणा 3 यानी कि 12। अब देखो हम जो एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे वो ज्ञात कर रहे थे किसका, विद्यार्थियों का। ये सारे के सारी संख्याएं किसकी थी, विद्यार्थी थी। इनका एचसीएफ जो मेरे को मिला है ये भी क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है। यानी प्रत्येक कमरे के अंदर जो बैठेंगे वो 12-12 विद्यार्थी बैठेंगे। अब बात करें करनी थी कमरों की संख्या। तो कमरों की संख्या अगर हम देखें तो कुल विद्यार्थी जो है हमारे 60 प्लस 84 प्लस 108, और सभी के अंदर 12 विद्यार्थियों को बैठाना है। तो 12 का भाग हम देखें, इन सभी को अगर हम जोड़ें तो 8 और 4 होते हैं 12, 12 का 2 हासिल 1 लगेगी, 8 1 9, 9 और 5 होते हैं 15, 15 का 5 हासिल 1, ये तो 252 आ गया। 252 में देना है 12 का भाग, तो 12 दूने 24, 2 बार 1 और 2 होंगे 12, तो 12 एकम 12, तो 21 क्या होंगे हमारे कमरों की संख्या होगी, न्यूनतम कमरों की संख्या। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप जो है वो अपरिमेय संख्याओं के ऊपर आधारित है। क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या वाले में। एक तो आती है अकेली रूट वाली संख्या, √2, √3, √5, √7 इस तरह का। और एक अलग टाइप का मतलब वो दूसरे तरीके से होता है, वो होता है 2√3, 7√5, 2 + √3, 2 + 2√3। तो ये वाले अलग से होते हैं। अगर हम देखें कि पेपर में कौन से सवाल ज्यादा आ सकते हैं, तो पेपर में देखो जो 7√5 वाला है वो पिछली बार आ चुका है, 2019 में आ चुका है। तो अगर अब आएगा तो आ सकता है 2 + √3 या फिर 2 + 2√3 इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये टाइप को अपन ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, आने में कोई वो नहीं है, लेकिन ये थोड़े टफ पड़ते हैं या कहूँ थोड़े बड़े हैं, तो 2 नंबर में सवाल आ नहीं सकता। 2 नंबर में ये वाले सवाल ज्यादा आ सकते हैं। अब देखो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मेरे को सिद्ध करना है। मैं इसका विरोधाभास या उल्टा मान रहा हूं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो परिभाषा से क्या होगा, परिभाषा से, क्योंकि किसकी परिभाषा, परिमेय संख्या की परिभाषा से √2 को मैं लिख सकता हूं a/b या कहूं p/q, जहां a व b दोनों क्या है, पूर्णांक है। दोनों की दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। और b बराबर क्या नहीं है,
जीरो नहीं है ये, क्योंकि ये परिभाषा किसकी होती है, परिमेय संख्या की। अब देखो दोनों ओर अगर मैं वर्ग कर दूं, वर्ग करने पर तो यह आएगा √2 का स्क्वायर 2 होता है इक्वल टू a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। b का स्क्वायर का अगर मैं यहाँ से पक्षांतरण करता हूँ तो b स्क्वायर 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2। a स्क्वायर एक अलग पूर्णांक है, b है वो एक अलग पूर्णांक है, 2 का भाग जा रहा है a स्क्वायर के अंदर, यानी कि b स्क्वायर जो है वो क्या है, a स्क्वायर के अंदर 2 से भाग देने पे आ रहा है, यानी कि जो a स्क्वायर है वो क्या है, 2 से विभाजित है। अगर देखो a स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है, क्योंकि a स्क्वायर को मैं लिखता हूं a गुणा a बटे 2, अगर 2 का भाग दोनों में जा रहा है इसका मतलब है कि 1 में भी जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है, एक जैसी है। a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए बी क्या होगी, ए बी 2 से विभाजित होगी। अब देखो इस सवाल को मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये वाली चीज मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मेरा पूरा सवाल आएगा नहीं। तो अगर देखो a 2 से विभाजित है, a क्या है, 2 से विभाजित है, यानी कि कोई भी संख्या मेरे को प्राप्त हो सकती है। मैंने मान लिया कि वो क्या है, c है। c क्या है, मैंने माना है कि a अगर 2 से विभाजित है तो मेरे को c एक नई संख्या मिलती है। अगर मैं पुण्य वर्ग करूं, वर्ग करने पर पुण्य अगर मैं वर्ग करूं तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर बटा 2 बराबर c स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। a स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखो, समीकरण 1 से, समीकरण a से a स्क्वायर बराबर क्या है, 2b स्क्वायर बटा 4 बराबर c स्क्वायर। 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, यानी कि ये आ गया। 2 से 4 कितनी बार काट दिया मैंने, 2 बार काट दिया, जगह की कमी थी इसलिए मैंने मिटा के यहीं पे कर दिया। अब इसका मतलब कुछ इसी जैसा हो रहा है कि b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए मेरे को एक नई संख्या मिल रही है c स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो b स्क्वायर है वो क्या है, 2 से विभाजित है। तो b भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अब देखो यहां तक उनको क्या करना है, न्यूमेरिकल बेस पे इस तरह से यहां तक करना है। अब हमको क्या करनी है, 3 लाइनें हिंदी में लिखनी है कि ये इस बात का विरोधाभास है कि a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी a के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, b के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि दोनों की दोनों क्या हो, a बटे b में दोनों एक उभयनिष्ठ संख्या से विभाजित होती है तो वो परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या इसका मतलब ये कि √2 जो मैंने a बटे b के बराबर माना था वो क्या आ रही है, एक परिमेय संख्या आ रही है इस दोनों कंडीशन से। ये इस बात का विरोधाभास है कि अगर ये अपरिमेय होती तो हमारे पास कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता। अब ये जो विरोधाभास आया है या फिर जो परिमेय संख्या ये जो प्रूफ हो रही है, सिद्ध हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमने जो पहली लाइन मानी थी वो क्या है, गलत, यानी कि ये हमारी किसके कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो हम जो अब इसके आगे जो लिखेंगे वो इसको मिटा के मैं लिख रहा हूं, यहां a व b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि इस बात को बताते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। यह है इस बात का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय
संख्या होने के लिए अपरिमेय संख्या होने के लिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। यह है हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ये क्या है, हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः अंतिम लाइन हमें लिखनी है, अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब इस पूरे सवाल में जो मैंने किया है, इसके अंदर अगर √2 की जगह √3 आ जाए, √4 आ जाए, √5 आ जाए, यानी कि रूट के अंदर जो भी संख्या है, जैसे कि √2 वाला भी मैंने प्रूफ किया था, अगर आ जाए √3 के बारे में, तो जहां जहां 2 आ रहा है, जहां जहां 2 आ रहा है उसकी जगह मेरे को क्या करना है, 3 लिख देना है। अगर 2 की जगह सभी जगह मैं 3 लिख दूंगा तो मेरे पूरे सवाल के अंदर किसका हो जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। और जब इसका वर्ग करेंगे तो ध्यान रखना 3 का वर्ग जो होता है वो 9 होता है, 4 9 होकर क्या होता है, 9 होता है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 था तो 3 का वर्ग 9 है। बस इतनी सी बात का हमें ध्यान रखना है, तो सारे के सारे सवाल क्या होंगे, इस तरह से हो जाएंगे। अब देखो सवाल दूसरा टाइप का जो है वो क्या छोटा है, सरल है और बड़े अच्छे से तुम आराम से कर सकते हो। और वो सवाल ये है, जैसे कि पिछली बार 2019 में आया सवाल वही कर लेते हैं। 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। पहली लाइन हमारी वही सेम रहेगी कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर इसको मैंने परिमेय संख्या माना है तो मैं परिभाषा से किसकी परिमेय संख्या की परिभाषा से 7√5 को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, a/b लिख सकता हूं। ठीक है। अब देखो इन सवालों के अंदर तुम्हें क्या करना है, जो रूट वाली संख्या उसको बराबर के एक साइड छोड़ना है, बाकी सबका पक्षांतर करना है। यानी कि यहाँ √5 तो ऐसे कैसे आ जाएगा और a/, क्या आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, a/, क्या आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। रूट वाली अकेली संख्या जब बच जाए बराबर में तो हमको सवाल को यही छोड़ देना है। कुछ हिंदी यहाँ पे हमको लिखनी है कि यहाँ a 7 व b पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब देखो a और b पूर्णांक तो हमने यहीं पे कह देंगे कि a/b हमने जो लिखा है परिभाषा से वो क्यों लिखा है, क्योंकि a b क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और क्या है, b बराबर 0 नहीं है, ये ऊपर ही आ जाएगा, ऊपर ही हमारे सवाल में आ जाएगा। तो यहाँ a 7 और b तीनों के तीनों पूर्णांक है, तो a/7b है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जो इस तथ्य का या बात का विरोधाभास है, विरोधाभास है कि इसके बराबर हमारे पास क्या है, √5 है, तो √5 अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों आया है, यह है हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः अंतिम लाइन हमारी वही जो पहले लिखी थी हमने, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। ये सवाल बड़ा छोटा है, सही है, सरल है। यही क्वेश्चन 2 नंबर में 2019 में आ चुका है। अब मैं बात कर रहा था अपने 2020 की।
तो 2020 के अंदर जो सवाल आएगा या जिस टाइप का सवाल आएगा वो केवल फर्क इतना होगा कि यहाँ 7√5 की जगह मान लो हमारे पास आ जाए 2 + 3√5, यानी कि जो रूट वाली संख्या है उसके प्लस या माइनस में और गुणा में सारे एक साथ आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सेम यही प्रोसेस करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो माना एक परिमेय संख्या, आप किसको मानेंगे 2 + 3√5 को मान लेंगे। और ये जो 2 + 3√5 है वो a/b के बराबर मानेंगे, वही वो पूर्णांक होगा, वही b के बराबर 0 नहीं होगा। अब की बार मैंने क्या बताया था कि यहाँ केवल क्या छोड़नी है, रूट वाली संख्या छोड़नी है, बाकी सबका क्या कर देना है, पक्षांतर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका होगा, +2 का पक्षांतर होगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। माइनस का प्लस का उधर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। 3 का पक्षांतर करूंगा, 3 क्या है, √5 के गुणा में, तो वो भाग में चला जाएगा, यानी 3 एक यहाँ आएगा और एक 3 यहाँ आएगा। तो इस तरह से इसको अगर एलसीएम लेके सोल्व करूं तो 3 भी तो एलसीएम आ गया, और a + 3 का भाग यहाँ जा रहा है, तो 20 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a - 2b। इस तरह से आगे का जो प्रोसेस है, आगे की जो हिंदी है वो बिल्कुल सेम यही लिखनी है, बस यहाँ पे a 7 नहीं है और 7 ना होकर यहाँ पे अलग से क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। तो a 2 3 व b पूर्णांक है, तो कौन सी संख्या, ये वाली a - 2b/3b एक परिमेय संख्या है जो इस बात का विरोधाभास है कि इसके बराबर √5 अपरिमेय संख्या है। ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः ये जो संख्या है 2 + 3√5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। सेम वही हिंदी लिखनी है, वैसे ही होगा। तो ये वाली सबसे अच्छे से और बढ़िया तरीके से तुम याद कर लेना, क्योंकि इसके आने की वापस चांस है। चलो अब देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम पड़ाव, यानी अंतिम क्वेश्चन या कहें अंतिम टाइप। तो देखो इसके अंदर हमको क्या करना होता है, बटे में 2 संख्याएं हमको दी हुई होती है, p/q के रूप में एक संख्या दी हुई होती है, उसका या तो वो दशमलव प्रसार पूछ लेता है, या फिर इस दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद होगा वो पूछ लेता है। यानी कुल मिला के हमको जिस तरह से ये बटे में संख्याएं लिखी हुई है, इनके दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं, या फिर इनके दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत होंगे, ये हमें बताना है। तो देखो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ है 15/1600, 15/1600। तो यहाँ पे मैं इनको अगर सबसे पहले क्या करना है, हरों का गुणनखंड करना है। हरों का अगर मैं गुणनखंड करूं, यानी पहले क्वेश्चन को अगर मैं हल करूं, तो इसके अंदर लिख सकता हूं मैं 15/1600। 1600 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 100। सही बात है। यहाँ एक बात ध्यान देना, 5 से ये दोनों कट रहे हैं, काट दो। ये कितनी बार, 5 3 15 3 बार, और ये 5 चौके 5 दूने 10 20 बार कट गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3/16 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4। 16 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4 गुणा 20 को लिखते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5। 2 की पावर कितनी होती है, 4, और 4 × 5 = 20 हो जाता है। अब ये चीज अगर तुम्हें करनी है तो डायरेक्ट तुम इस तरह से भी कर सकते हो, 1600 को इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके फिर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने डायरेक्ट इसी तरह से लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 3/2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1 आ गई। जब जब हर के अंदर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m का रूप होगा, m का रूप है, कौन है, हर। जब हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का होगा, तब जो हमको संख्या दे रखी है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति का होगा, शांत आवृत्ति का होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 × 5 क्या होता है, 2 × 5 जो होता है वो होता है 10, और 10 का मतलब 0.1 इसका देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर जो आ रही है वो हो सकती है 0 1 2 3 4 कुछ भी हो, यानी कि 0 भी हो सकती है। यहाँ m का जो मान है वो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर इस रूप का है तो हमारी जो संख्या है उसका प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार, वो कैसा होगा, शांत आवृत्ति का होगा। अगर मैं बात करूं इस लास्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पे देखो 17/6 है, उसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3। 2 की पावर यहाँ कितनी है, 1 आ रही है,
5 की अगर मैं पावर देखूं, 5 की पावर यहाँ 0 लिख सकता हूं, और मैंने कहा कि m का मान है वो 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 एक ऐसी संख्या आ रही है जो कि क्या करेगी, इसको क्या सिद्ध करेगी कि ये किस रूप का नहीं है, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है। इसका मतलब जो इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती का होगा, और अशांत आवर्ती का होगा तो हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात भी नहीं कर सकते। यानी कि ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार इसका नहीं हो सकता। बात करूं इस सवाल की, तो इस सवाल के अंदर 2 की पावर भी मिल रही है और 5 की पावर भी मिल रही है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब दशमलव प्रसार बिना भाग दिए हम कैसे निकालते हैं वो आगे देखते हैं। तो आगे हमको क्या करना होता है, गुणा। जो भी संख्या हमको लास्ट में मिली है, यानी काटने पीटने के बाद में, इस संख्या के अंदर दोनों घातों को हमको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। और समान कैसे करते हैं वो देखो, यहाँ 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 1 है। अगर दोनों की जगह, मतलब इस 5 की जगह 5 की पावर 6 होगी तो दोनों की घातें सेम हो जाएगी। और 5 की पावर 6 कब आएगी, जब यहाँ दोनों जगह 5 की पावर कितनी आ जाए, 5 और आ जाए। यानी कि 5 की पावर यहाँ 5 बटे 5 की पावर 5। अगर मैं नीचे गुणा करता हूं तो 5 की पावर दोनों की आपस में गुणा है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 5 रे कितनी घातें हो जाएंगी, 6 घातें हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और ऊपर वाला जो है उसको हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे उसका। यानी कि 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, 5 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 125। देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है। 25, इसका भी कितना होगा, 25 गुणा 5, 25 गुणा 25 हो जाता है 625। और 625 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो हमारे पास आएगा 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 5 30 और 1 31, 3115। यानी 3 गुणा 3115। ये तो हमारा क्या हुआ है, 5 की पावर 5 को सोल्व करने पे आया है। बात करें हम नीचे वाली संख्याओं की, यहाँ पे आगे 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6, क्योंकि 2 गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, 5 की जुड़ जाएंगी। अब आगे मैं क्या करूंगा, ये 3100 जो 15 है उसको गुणा करूंगा 3 से, तो 5 3 15, तो 5 हासिल 1, 5 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, 3 3 9। ये तो क्या हो गया, 3 से गुणा करने पे आ गया। बात करूं इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 5 की होल पावर 6, क्योंकि ये गुणा में है, दोनों की घातें सेम है, इसलिए मैं इस तरह से लिख सकता हूं। आगे अगर इसको मैं सोल्व करूं तो 9 3 4 5 बटे 10 की पावर कितना आ गया, 6 आ गया। 10 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 6 का मतलब यहाँ पे 6 जीरो आएंगी, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई। यानी 6 अंक, अगर यहाँ से 6 जीरो हटाऊंगा तो 6 अंक क्या खिसक जाएगी हमारी, 6 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। तो देखो 9 3 4 5, ये तो क्या है, केवल 4 अंक है, 2 अंक और चाहिए, ये हो गया 5वां और ये हो गया 6ठा। और यहाँ पे 6 अंक से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे क्या हो गया, बिना भाग दिए हमको हमारे पास क्या आ गया, दशमलव प्रसार आ गया। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन में हमको पहले गुणनखंड दिए हुए हैं। यहाँ है 23 बटा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। अगर यहाँ पे 5 की पावर 1 और होती, यदि यहाँ पे क्या होता 5 की पावर 1 और होती तो दोनों घातें सेम हो जाती, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m है, कौन, हर। यानी कि इसका प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति का होगा। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे किसकी कमी आ गई, 5 की पावर 1 की कमी है दोनों तरफ, तो ऊपर नीचे 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा 23 गुणा 5 बटे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, क्योंकि गुणा में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 23 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 5 3 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 115 आ गए। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 गुणा 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 115 बटे 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। अब यहाँ से नीचे से जब मैं 3 जीरो हटाऊंगा तो 3 अंक पहले के पॉइंट खिसक जाएगी, यानी आएगा 0.115। 3 अंक पहले पॉइंट किसका भी, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो इस तरह से ये वाले सवाल करने हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ सकता है कि कितने अंक पहले पॉइंट लगी, तो यहाँ 3 अंक पहले पॉइंट लगी। हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती का है, क्यों। तो हमको सवाल केवल कहाँ तक करना है, यहाँ तक ये सवाल बताना है और फिर कहना है कि इसका जो हर है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए इसकी कौन सी आवृत्ति होगी, शांत आवृत्ति। इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत आवृत्ति का
होगा। अगर इस रूप का ना हो, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, तो हम कहेंगे कि जो इसका हर है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो इस तरह से ये पूरी दूसरी प्रश्नावली खत्म होती है। अब 1-2 क्वेश्चन जो है वो तुमको इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि वो एग्जाम में 1 नंबर में आ सकते हैं। 1 नंबर के सवाल के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूँ कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है, तो उनका महत्तम समावर्तक 30 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि a गुणा b जो है वो बराबर होता है HCF गुणा LCM के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि a गुणा b, 2 संख्याओं को गुणनफल दे रखा है 1080 बराबर HCF जो है वो हमको कितना दे रखा है, महत्तम समावर्तक 30 दे रखा है, गुणा LCM हमको पूछ रहा है, तो LCM 30 का अगर मैं पक्षांतर करता हूं तो यहाँ आ जाएगा 1080 बटा 30, जो कि अब फिर बराबर में केवल क्या बचेगा, LCM। तो 0 से 0 कटेगा, 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 6 18, तो 36 हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। ये हमारा उत्तर है। तो 1 नंबर के लिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है, दोबारा आ सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन है दूसरा कि सबसे न्यूनतम संख्या जिससे रूट 27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो रूट 27, किसी भी रूट वाली संख्या को अगर मेरे को बाहर निकालना है तो अंदर वाली संख्याओं पे क्या कर दो, अभाज्य गुणनखंड। जब जो जोड़े बनेंगे वो उन जोड़ों को क्या करना है, हमको फिर बाहर निकाल देना है। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 का एक जोड़ा बन गया लेकिन 3 अकेला रह गया, यानी अगर एक और 3 होता तो ये क्या होता है, पूरा की पूरा रूट से बाहर आ जाता। यानी कि रूट 3 का जोड़ा बनाने के लिए रूट 3 की और जरूरत पड़ेगी, यानी रूट 3 एक ऐसी संख्या है जिसको रूट 27 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगी, एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। वहां हमको डायरेक्ट आंसर लिखना है कि रूट 3 को रूट 27 से गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। वो संख्या क्या होगी वो भी तुम्हें आपको बता देना है कि वो संख्या क्या बन जाएगी, 9, क्योंकि 3 कितने होंगे, 9।